नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। कहते हैं कि युद्ध और सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। देश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक और गोंडा से लेकर महाराष्ट्र तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी सियासी टाइमिंग भविष्य की घटनाओं की ओर इशारा करती है। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के विरोध के बहाने क्या अरविंद केजरीवाल क्या कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने बड़ी रैली की और पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। क्या केजरीवाल की रैली का मकसद सिर्फ केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध था या फिर इसके पीछे केजरीवाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 24 में विपक्ष का सबसे बड़ा चैलेंजर बनने की ख्वाहिश है? अरविंद की रामलीला मैदान वाली इस राजनीति का संपूर्ण विश्लेषण करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बड़े गौर से देखिए। लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, आपके बीच में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रामलीला मैदान में केजरीवाल धुआंधार। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। 2024 की लड़ाई राजा की कहानी तक आई। चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। अध्यादेश के नाम 24 का बनेगा काम। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे। मोदी को ललकारेंगे, विपक्ष के लीडर बन जाएंगे। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। तानाशाह कहा, हिटलर कहा, चौथी पास राजा बताया, दोस्तबाज करार दिया, ये कहा वो कहा, क्या क्या नहीं कहा। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं। जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी वजूद में आई, जहां से अरविंद केजरीवाल की सियासी ख्वाहिशों को पंख मिले थे, 12 साल बाद केजरीवाल दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में थे। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ रैली का बहाना था, लेकिन केजरीवाल की हर बात में प्रधानमंत्री पर निशाना था। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश संभालो ना। आपसे देश तो संभल नहीं रहा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया। केजरीवाल यही नहीं रुके, चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर चुन चुन कर अटैक किए। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। अरविंद केजरीवाल पूरी रॉ में थे, लिहाजा रामलीला मैदान से लुटियंस जोन को चुनौती देने में देर नहीं की। दिल्ली के लोगों के वोट का जो इन्होंने अपमान किया है, मोदी जी ने तमाचा मारा है दिल्ली के लोगों को। 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। जिस अध्यादेश का जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। अब केजरीवाल के प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की वजह समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। कहा था कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल होगा, यानी दिल्ली सरकार की सलाह पर ही उपराज्यपाल काम करेंगे।
7 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अभी एक पेच है, कानून बनाने का अधिकार संसद का है, इसलिए अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी है। अध्यादेश को पास करवाने के लिए लोकसभा में तो बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के एकजुट होने पर बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। केजरीवाल की प्लानिंग है कि इस बिल को राज्यसभा में निरस्त करवा दिया जाए। यही वजह है कि महीने भर से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक ऑल इंडिया टूर कर चुके हैं। 21 मई को केजरीवाल पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिले। 23 मई को कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले। 25 मई को महाराष्ट्र में पूर्व सीएम और एनसीपी प्रमुख शरद पवार। 27 मई को तेलंगाना के सीएम और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव। 30 मई को लेफ्ट के नेता सीताराम येचूरी और 1 जून को चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन से मुलाकात की। 2 जून को रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। 7 जून को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद कई पार्टियों ने अध्यादेश के खिलाफ समर्थन का ऐलान किया। यही वजह है कि केजरीवाल का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। इसको ठीक करा के रहेंगे, इस अध्यादेश को खारिज करा के रहेंगे। केजरीवाल भले ही दावा कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। राज्यसभा में कांग्रेस के 31 सदस्य हैं। कांग्रेस के समर्थन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को तय करना है कि किसके साथ है। सवाल यह है कि विपक्ष को एकजुट करने के पीछे अरविंद केजरीवाल का मकसद क्या सिर्फ अध्यादेश को रोकना है या फिर 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी तिलिस्म को तोड़ना है? इस सवाल का जवाब रामलीला मैदान में केजरीवाल की चौथी पास राजा की कहानी की आखिरी लाइन सुनने से साफ हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों, सोई हुई जनता जाग गई और 1 साल के अंदर उस अहंकारी राजा का राजपाट जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद वो महान देश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगा। अरविंद केजरीवाल के मन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पल रहा है। लोकसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त है। उससे पहले ये बहस कई बार होगी कि बिखरे हुए विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। केजरीवाल खुद को इसमें अव्वल साबित करना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को सीधी चुनौती देते हैं। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा। अरे इनसे काम तो होता नहीं है। देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को ललकारा तो बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी का इतिहास भूगोल बताने में देर नहीं की। आपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम कहा था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, और ऐसा बंगला लिया है कि 52 करोड़ रुपए उसकी साज सज्जा पे लगा दिए। आज की इस रैली में अरविंद केजरीवाल को अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए। उनके सर पे हाथ रख के बोलना चाहिए कि मैं ये 52 करोड़ रुपए कहाँ से लाया, 8 लाख का पर्दा कहाँ से लाया, 8 करोड़ के मार्बल कहाँ से लाया, 15 बाथरूम क्यों बनवाए, 4-4 लाख के पॉट कहाँ से लाया। ये अरविंद केजरीवाल जवाब दें। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की रैली से पहले ही मोर्चा संभाल लिया था। महारैली से पहले सीएम आवास के रिनोवेशन पर खर्च हुए 45 करोड़ रुपए को लेकर जवाब मांगा। सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के कनॉट प्लेस में केजरीवाल के घर का मॉडल रखा गया। मॉडल के साथ बीजेपी के नेताओं ने सेल्फी ली। दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। पोस्टर पर लिखा था, केजरीवाल जी, हमें 45 करोड़ रुपए वाला आम आदमी पार्टी का राजमहल देखना है। केजरीवाल के घर का रेनोवेशन 45 करोड़ का, जवाब दो। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। कुछ इसी तरीके के होर्डिंग्स आसपास के इलाकों में कई जगहों पर लगाए गए हैं। रैली स्थल से ये करीबन आधा से पौन किलोमीटर की दूरी पर ये होर्डिंग लगा हुआ है। और फिलहाल ये जो मुद्दा है ये अरविंद केजरीवाल के घर से जुड़ा हुआ है।
बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि आम आदमी की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। केजरीवाल भले ही 8 साल से दिल्ली के तख्त पर काबिज हो, लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसलिए साफ है कि 45 डिग्री में गर्माते इंद्रप्रस्थ की राजनीति का रंग अभी और गहरा होना तय। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।